हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड बीम एट इट्स मिडल पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो आपके पास एक यूनिफॉर्मली लोडेड बीम तो है, पर उसको आपने लोड किया है सिर्फ और सिर्फ इसके सेंट्रल पॉइंट पर विद द वेट W। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस बीम के लिए आपको वही डिप्रेशन वाई नॉट फाइंड आउट करना है। और वो निकालने का तरीका क्या होगा, आप ये कहोगे व्हेन अ बीम इज़ यूनिफॉर्मली लोडेड विद नो सेंट्रल लोड बीम विल बैंड ड्यू टू इट्स ऑन वेट ओनली। हमने क्या कहा कि जब आपने इस बीम को कोई यूनिफॉर्मली लोडेड है, मतलब पूरे बीम पर इक्वल फोर्स है, अपोजिट फोर्स है, ठीक है, नो सेंट्रल लोड, बीम विल बी लोडेड ओनली ड्यू टू इट्स वेट। तब बीम सिर्फ और सिर्फ अपने वेट, खुद का वेट हम W1 मानकर चलते हैं, जहाँ पर W इज़ अ वेट पर यूनिट लेंथ एंड L इज़ द लेंथ ऑफ द बीम। ठीक है, तो सिर्फ इसकी वजह से लोड होता है। पर यहाँ आपने कहा है बीम इज सेंट्रली लोडेड विद द वेट W, तो उस सिचुएशन में आप वाई नॉट कैसे फाइंड आउट करोगे वो हमें देखना है। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि लेट W इज़ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ बीम सच दैट W1 इज इक्वल टू W इंटू L एंड दिस इज द वेट ऑफ बीम। ठीक है, वेट ऑफ बीम विच इज़ यूनिफॉर्मली लोडेड, यूनिफॉर्म इन नेचर। ठीक है, हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट का एक फॉर्मूला हमने किया था YIg/R, और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये YIg/R किस क्वांटिटी के इक्वल होगा, वो क्वांटिटी होगी ये। समझोगे कैसे, देखो सबसे पहले तो जो बीम है, क्योंकि वो एक वेट एक्सटर्नल W की वजह से लोड हो रही है, ठीक है, तो हमने कहा कि वेट W फोर्स की तरह एक्ट करेगा, कितनी लेंथ पे काम करेगा, ये काम करेगा L-X लेंथ पे, और इस L-X लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इसके हाफ ऑफ द सेंटर पे, मतलब सेंटर ऑफ मास पर ये वर्क करेगा, तो L-X/2। ठीक है, देन आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा W अगेन द वेट L/2 इंटू L-X। फिर से हम बात करें L-X लेंथ की, ठीक है, L-X लेंथ के ऊपर ये वेट W एक्ट करेगा, और यहाँ पर L/2 एक्चुअल में दिस इज W/2 इंटू L। W/2 इसलिए क्योंकि इसी पोर्शन पर देखो ये वाला एक फोर्स अगर डाउनवर्ड लग रहा था तो W/2 फोर्स अपवर्ड लग रहा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, इस वजह से यहाँ आया माइनस साइन। अब रिएक्शनल फोर्स यहाँ पर लग रहा है सिर्फ W/2, तो W/2 पूरी लेंथ के लिए, पूरी लेंथ L के लिए काम करेगा, पर एक्ट कहाँ करेगा, L-X लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग अपना इफेक्ट शो करेगा, इसलिए W/L इंटू L-X। इस पूरी टर्म को जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ये एक्सप्रेशन मिलने के बाद आपको पता है 1/R को आप लिख सकते हो d2y/dx²। ठीक है, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट किया, आपके पास सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 आ गया। इस C1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, एट x=L/2, अगर यहाँ पर ये जो आप x मान रहे हो इसको आप हाफ ऑफ द लेंथ पर एज्यूम करोगे, तो हाफ ऑफ द लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग डिप्रेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इनिशियली 0। ठीक है, तो x की वैल्यू ये और dy/dx की वैल्यू जब आप यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको C1 की वैल्यू मिल जाएगी। देन सब्सटीट्यूटिंग सेकेंड इन इक्वेशन 1 यू विल गेट इक्वेशन थर्ड। अगेन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड को आप फिर से इंटीग्रेट करो, आपको dy/dx की कॉरस्पॉन्डिंग y मिलेगा, और ये टर्म विद कॉन्स्टेंट C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आपने एज्यूम किया कि लेट एट x=0, जब आपने यहाँ पर x की पोजीशन को 0 इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ लेंथ पे मान लिया, तो इस सिचुएशन में क्या है, y भी आपके पास 0 है, x=0 एंड y=0 को जब आप इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा C2=0। इस C2=0 का इक्वेशन 4 में पुट किया तो आपको ये मिल गया इक्वेशन नंबर 5, और इसका आप स्पेशल केस आपने डिस्कस किया फॉर x=L/2। यहाँ पर इस इक्वेशन में जहाँ भी आपके पास x की वैल्यू, जहाँ भी x है वहाँ आप x/2 पुट करो, आपको ये डिप्रेशन ऑफ द कैंटिलीवर लोडेड सेंट्रली उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर स्टीफनेस ऑफ बीम। ठीक है, स्टीफनेस को आप कैसे डिफाइन करोगे, स्टीफनेस ऑफ बीम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म नीटा, और हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/नीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ बीम टू इट्स स्पैन, कि किसी बीम ने अपने स्पैन के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम कितना डिप्रेशन शो किया, ये डिप्रेशन कितना शो किया। ठीक है, हमें पता है कि जो डिप्रेशन ऑफ बीम होता है फॉर ए रेक्टेंगुलर बीम दैट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, हमें निकालना है 1/नीटा, तो 1/नीटा हो गया y0/L, y0 का मतलब मैक्सिमम डिप्रेशन
स्पैन का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बीम, तो वाई नॉट अपॉन एल सॉल्व किया, आपके पास 1 अपॉन नीटा आ गया। हमें निकालना है नीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, आ गया नीटा। फॉर स्टील ग्रेडर ऑफ लार्ज स्पैन नीटा शुड लाई बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब ग्रेडर क्या होते हैं, आप लोगों ने गाटर देखे होंगे, गाटर की शेप ऐसी होती है, ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है, फिर बीच में उसमें एक पतली सी स्ट्रिप होती है, देन नीचे का पोर्शन फिर थोड़ा सा चौड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो स्टील ग्रेडर, जो स्टील के हम गाटर यूज़ करते हैं, उनकी स्टिफनेस की वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप वुडन का यूज़ कर रहे हो तो उसकी वैल्यू जो है आपकी 400 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज़ योर डिप्रेशन ऑफ अ लोडेड बीम सेंट्रली सपोर्टेड एट इट्स एंड, मतलब सपोर्टेड एट इट्स एंड साइड से तो आपने फिक्स कर दिया, पर सेंटर पे आपने एक वेट डब्ल्यू दिया है और इसका आपको डिप्रेशन निकालना है। तो देखो ये टॉपिक बहुत इजी है, जो आपने पहले एक टॉपिक किया था डिप्रेशन ऑफ ए बीम लोडेड ड्यू टू इट्स ऑन वेट ओनली, तो उसका ये एक्सप्रेशन आपके पास निकल कर आया था, ठीक है। उसी एक्सप्रेशन में आप अगर आप W को रिप्लेस कर दोगे W/2 से, L को रिप्लेस कर दोगे L/2 से, और यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, तो आपके इस टॉपिक का जो रिज़ल्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सेंटर से इस बार लोडेड है, तो दोनों कॉर्नर पर जो लोड आएगा वो आएगा W/2, और जो लेंथ है वो भी इक्वली 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी, L/2 एंड L/2। दैट्स वाई हमने यहाँ पर W को W/2 से रिप्लेस किया, L को L/2 से रिप्लेस किया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ लोडेड कैंटिलीवर, ठीक है। देखो जब आपने एक कैंटिलीवर को इस तरह से लोड किया, हमें ठीक है कि जो कैंटिलीवर है वो इस शेप में आ जाएगा, पर जैसे ही आप इस वेट को हटाओगे ना, ये कैंटिलीवर क्या है, ऐसे अप डाउन मूवमेंट शुरू कर देगा, तो उसको हमने कहा कि इसके अंदर वाइब्रेशन सेट हो गई। तो हमने क्या कहा, व्हेन फ्री एंड ऑफ ए लोडेड कैंटिलीवर उस मास इज एज्यूम टू बी स्मॉल, हमने ये मान लिया कि इस कैंटिलीवर का खुद का जो मास है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, is depressed further and left it starts executing simple harmonic motion about its original position। मतलब आपने एक बार तो इस वायर को इस तरह से नीचे की साइड खींचा और फिर छोड़ दिया, छोड़ते ही ये जो वायर है ना, ये आपका ऐसे कैंटिलीवर अप डाउन मोशन शो करेगा। तो हमें ये वाइब्रेशन में इसकी टेंशन कितनी है उसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि रेक्टेंगुलर बार के लिए जो डिप्रेशन की वैल्यू आई थी वो आई थी WL³/3YIg। वेट का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg एंड दिस, ठीक है। यहाँ से इस एक्सप्रेशन में mg को एक साइड रखो और y0 के टर्म में अपना सेपरेट इक्वेशन बनाओ। हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो f को रिप्लेस किया mg से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y0, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर इक्वालिटी में आ जाएगा -k। तो इस एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप अपनी अबव इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपके पास k की जो वैल्यू आई वो आई 3YIg/L³, ठीक है। टेंशन का फॉर्मूला होता है 2π √ मास अपॉन मास फैक्टर। मास है आपका m और मास फैक्टर है आपका ये k, इस k को यहाँ सब्सटीट्यूट करो, यू विल गेट द टेंशन, या आप ये कह सकते हो आपकी वाइब्रेशंस जो सेट हुई इस स्प्रिंग में, फ्रिक्वेंसी जो होती है उसका एक्सप्रेशन आपको मिल गया, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है आपका इस यूनिट का, दैट इज़ रेजिलियंस। तो रेजिलियंस में आप क्या कहोगे, इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी टू विदस्टैंड मैकेनिकल शॉक और ब्लो विदाउट एक्वायरिंग परमानेंट सेट। एक्चुअल में रेजिलियंस किसी भी इलास्टिक बॉडी की खुद की कैपेसिटी है कि वो कितना मैकेनिकल शॉक, कितना एक्सटर्नल फोर्स वो बियर कर सकती है विदाउट एक्वायरिंग परमानेंट सेट, बिना अपनी पोजीशन को, बिना अपनी शेप को चेंज किए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रेन बॉडी टू स्प्रिंग बैक व्हेन अप्लाइड फोर्सेस रिमूव। इसका मतलब रेजिलियंस का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जिसकी शेप को आपने एक बार चेंज कर दिया वेट लगा के, ये उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि उस बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की व्हेन फोर्सेस रिमूव। या फिर इट कैन बी मेजर्ड बाय एन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रिटेनिंग ए बॉडी अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। मतलब रेजिलियंस को आप इस कैपेसिटी से भी मेज़र कर सकते हो कि बॉडी ने वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करने में कितना वर्क डन किया, दैट विल गिव यू द रेजिलियंस। और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। अगर हम वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो ये वॉल्यूम यहाँ चला जाएगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेन को आप लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन वाई, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन गिव्स यू यंग्स मॉड्यूलस। देन यू कैन से दैट
स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो ये हमने क्या, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। वॉल्यूम हम नीचे ले गए थे। अब यहाँ पर हाफ, ठीक है, स्ट्रेस स्क्वायर को लिखा पी स्क्वायर अपॉन वाई एंड वॉल्यूम, एंड दिस इज द मेजर ऑफ रेजिलियंस। मतलब जितनी एनर्जी बॉडी ने ली वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने में, दैट एनर्जी इज नॉन एज रेजिलियंस। एक अकॉर्डिंगली कैपेसिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अब ये जो क्वांटिटी बना पी स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है, इसको आप कह सकते हो दिस इज गिविंग यू रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, i.e. the greatest strain energy per unit volume which can be stored in a body without permanent strain is called proof resilience। मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जितनी ज़्यादा किसी बॉडी की स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, जो कोई भी बॉडी अपने अंदर स्टोर कर सकती है बिना अपनी पोजीशन में परमानेंट चेंज किए, दैट इज़ कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। और इसके साथ ही आपकी सेकेंड यूनिट, मतलब फर्स्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट बुक इज़ कम्प्लीटेड। आपकी अब तक 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं सेकेंड सेमेस्टर बुक 1 का।